देखिए, अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। जब प्रकाश किसी समतल हो, समतल या पॉलिश दार दर्पण हो, जब प्रकाश किसी समतल या पॉलिश दार दर्पण पर टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, परावर्तन में क्या होता है, इसमें जो आपका P और Q है, जो किरण दर्पण से टकराती है उसको बोलते हैं हम लोग आपतित। क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण बोलते हैं हम लोग। ओके। और जो किरण टकराने के पश्चात लौट जाती है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। और जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु से जो लंब खींचते हैं उसका नाम है अभिलंब। ठीक है, अभिलंब है। तो इसकी परिभाषा के बारे में जाने हम लोग क्या होता है। तो परिभाषा क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल या पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए परावर्तन की शर्तें क्या होती हैं। इसमें शर्तें भी होती, कुछ शर्तें। तो इसमें मेनली दो शर्तें हैं। पहला क्या है, पहला तो है कोण I बराबर कोण R। ये क्या होता है बताऊंगा अभी आपको मैं। और अगला है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अब देखिए आपतन कोण इसका नाम होता है, इसे बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या नाम इसका है? आपतन कोण। ये आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, मतलब उसका हो गया I। इसको बोलते हैं परावर्तित कोण, मतलब क्या हुआ इसका, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल यानी R। जब परावर्तन होगा तो उसमें
आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के मान बराबर होंगे। तो ये शर्त होती है परावर्तन के लिए, क्या होती है कि वहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के मान कैसे होंगे, बराबर होंगे। और ये आपतित किरण है, ये आपकी किरण है परावर्तित, और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए कुछ इसके बाद कुछ पढ़ाएंगे, नोट लिखिए। अब देखिए क्या होता है इसमें, यदि आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या समस्या आती है, यदि कोई किरण कैसी पड़े, किसी समतल के अभिलंब पड़ती है, मतलब ये समतल के 90 अंश के कोण के साथ पड़ती है, तो इसमें जो आपतित किरण होगी, आपतित किरण होगी, जिस मार्ग से किरण कौन सी आएगी, आपतित किरण आएगी, उसी माध्यम से परावर्तित किरण वापस लौट जाएगी, अर्थात दोनों के मध्य 90 अंश का कोण बनेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सेम रहेगा, ये जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में, जिस पॉइंट से आएगी उसी पॉइंट से वापस जाएगी। ये आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूँ, एक क्वेश्चन दिया हमने, कोई आई का मान दे रखा है, कितना मान दे रखा है, आई का मान दे रखा है 60 डिग्री, है ना। देख कैसे, यदि मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाऊँ इस तरह से, यदि हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल लिया हमने बोले, तो ये क्या दोगे यहाँ पर अब ये बिंदु P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ये कोण दिया है 60 डिग्री और बोल रहा है ये कोण कितना होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, ये आपकी आपतित किरण है, ये आपका क्या परावर्तक तल है कोई भी, तो हमें पता होता है कि कोण जो अभिलंब है वो क्या होता है, वो हमेशा तल से 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये कोण 60 है तो ये भी 60 होगा, और इसका जो योग होगा वो होगा 190 अंश। मतलब क्या, कोण इसको हम मानते हैं x, यदि कोण x + 60 = 90 अंश। 90 अंश क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये तल से हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है, इसीलिए उसका नाम होता है अभिलंब। तो यदि x का मान निकालना होगा तो कितना आएगा, वो आएगा 30 डिग्री। तो अगर ये है 30 डिग्री तो उसके साथ साथ ये भी कितना आएगा हमारे पास, 30 डिग्री ही आएगा। ओके, ये आपका क्या, कुछ क्वेश्चन इस बेस्ड पे आते हैं तो इस तरह लगाने के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला नोट क्या है, नोट नंबर 1। तो परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन में तरंग के अंदर एक तो होती है आवृत्ति, क्या होती है, आवृत्ति, ठीक है। दूसरा होता है तरंग दैर्ध्य, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, वेग, ये है। तो यदि परफेक्ट सरफेस है ना, यदि सरफेस कैसा है, सतह है, वो है आपकी आइडियल है, तो यहाँ तो ना तरंग आवृत्ति बदलेगी, ना आपका तरंग दैर्ध्य बदलेगा, ना इसका वेग बदलेगा। इसको दिखाते हैं फ्रिक्वेंसी को f से, इसको दिखाते हैं लैम्डा से, इसको दिखाते हैं v से। तो ये दोनों मान हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, बराबर रहेंगे किसी भी परावर्तन के लिए। मतलब तल कैसा हो हमारा, तल एकदम समतल हो, समझिए आप। अब हम पढ़ाएंगे आपको समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण से बेस्ड क्वेश्चन 1-2 पक्का पेपर में आते हैं। कभी पूछते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है। तो समतल दर्पण का मतलब होता है कि ऐसा दर्पण एकदम समान हो, सीधा हो, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। ये क्या हमारा, एक देखो ये दर्पण है और ये मतलब है समतल, और ये है दर्पण, यानी तल के एकदम समतल में होता है। यदि यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी है, देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, ऐसा खड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो समतल दर्पण में विशेषता क्या होती है, जो प्रतिबिंब बनता है वो जितनी दूरी पर वस्तु यहाँ रखी हुई है, अगर दूरी पर रखी है d, तो ये d दूरी पर ही प्रतिबिंब यहाँ बनता है, समझिए आप।
मतलब सेम दूरी पर दिखाई देगा। यदि आप इसकी ओर भाग रहे हो बी से, तो ये भी आपसे बी से यानी वेग से भागता हुआ दिखाई देगा आपको, यानी इनका जो वेग होगा वो आपस में जुड़ जाएगा। तो कैसे, इस तरह से, मतलब ये भी वहाँ से भागता हुआ प्रतीत होगा सेम स्पीड से। और ये बनता कैसे, अगर समतल दर्पण के प्रतिबिंब की हम बात करें, जो प्रतिबिंब है, जो इमेज बन रही है वो कैसी होती है, हमेशा हमेशा आभासी होगा। ये दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा आभासी। आभासी का मतलब होता है ऐसा प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बने, उसका नाम दिया गया आभासी। तो ये हमेशा आभासी बनेगा। अगला पॉइंट क्या है इस प्रतिबिंब के बारे में, दर्पण के बारे में देखिए, आभासी बनेगा और आकार में कैसा होगा, ये समान आकार का बनेगा, समान आकार, यानी इसका आकार भी कैसा होगा, इसका समान आकार होगा, सेम शेप होगा इसका। ठीक है। और देखो क्या सकता है यहाँ पर, आकार समान होगा, है ना, आभासी होगा, और क्या होगा, हमेशा जो लेफ्ट होगा वो राइट दिखाई देगा, इसमें जो राइट होगा वो लेफ्ट दिखाई देगा, यानी इन्वर्टेड दिखाई देगा। आपका लेफ्ट भाग राइट दिखाई देगा और राइट भाग लेफ्ट। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो तो आपका राइट भाग वहाँ लेफ्ट बनेगा और यहाँ का लेफ्ट भाग वहाँ का राइट बनेगा। ये इसकी थोड़ी विशेषता होती है। अगर हम इसके समतल दर्पण के बारे में और थोड़ा अध्ययन करें तो देखते हैं समतल दर्पण होता क्या। समतल दर्पण, इसमें देखिए क्या होता है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है इनफाइनाइट, है ना। हम पढ़ाएंगे आपको क्या होता है फोकस दूरी अगले अध्याय में। इसकी होती है इनफाइनाइट, मतलब क्या, मतलब ये कि दर्पण का जो वक्र त्रिज्या होगी वो भी क्या होगी, इसकी इनफाइनाइट, यानी इसका जो वक्र वो बहुत बड़ा बनेगा और उसकी त्रिज्या होगी वो भी बहुत बड़ी होगी, है ना। ये क्वेश्चन पेपर में एक बार आया हुआ है एपी बोर्ड में कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अनंत बोलते हैं इसको। और ये भी क्या होगी हमारी, अनंत होगी। ये इसका सिंबल है समतल दर्पण के लिए। अब देखिए और क्या पूछता है इसके बारे में, और पूछता है किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है। तो यदि हम दिखाई दें पूरा प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए, पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए जो दर्पण है, दर्पण की लंबाई या ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई बोलें, ऊंचाई कितनी चाहिए हमें, आधी होती है। यानी यदि दर्पण की लंबाई कितनी है, यदि आधा लंबा दर्पण है, यदि वस्तु की लंबाई है 6 फीट, तो हमें 3 फुट के दर्पण में पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है। जैसे हम देखें यहाँ पर, यदि एक मैन है, इसकी लंबाई है आपकी 6 फीट, ठीक है, 6 फीट है या 6 मीटर मान लो, है ना, ऐसा 3 मीटर कर लो। तो क्या जो हमारा दर्पण होगा, दर्पण की दूरी 3/2 अर्थात 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबे प्रतिबिंब में, दर्पण में हम वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकते हैं, देख सकते हैं। ये किसके बारे में कुछ पॉइंट समतल दर्पण के बारे में। क्या होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनता है, समान आकार का बनता है, और लेफ्ट राइट होता है, राइट लेफ्ट होता है। अगला पॉइंट इसमें है, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है इसमें, इनफाइनाइट होती है। ये हमें दर्पण के बारे में पढ़ना है।